नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार कांग्रेस का दावा, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी नीतीश सरकार, सत्ता में लौटेगा गठबंधन। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में मचे बवाल के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है और इसी बीच कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच भी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जेडीयू ने दावा किया है कि उनके संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक हैं, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने यह दावा किया है कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी और जल्द ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। उन्होंने कहा कि जेडीयू द्वारा लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि एनडीए से जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड ऐसा दिखाना चाहती है कि नेताओं के एनडीए से निकलने के बाद भी सरकार चलती रहेगी क्योंकि कांग्रेस विधायक टूट जाएंगे। इसी विधानसभा में नीतीश सरकार गिरेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। दरअसल जनता दल यूनाइटेड एमएलसी संजय सिंह ने मंगलवार को दावा किया था कि कांग्रेस के कई विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी टूटेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चिराग पासवान को एलजेपी अध्यक्ष पद से भी हटाया गया, सूरजभान सिंह होंगे नए पार्टी चीफ। जी हां दोस्तों, एलजेपी के अध्यक्ष पद से चिराग पासवान को हटा दिया गया है। चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है, बागी सांसदों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चिराग पासवान और उनके समर्थक अब आर पार के मूड में है। चिराग पासवान ने भारी मन से अब आगे की कार्यवाही का मन बना लिया है। आपको बता दें दोस्तों, चिराग पासवान को एलजेपी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सूरजभान सिंह को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चिराग पासवान को भाई प्रिंस की गद्दारी से गहरा आघात पहुंचा है। चिराग को चाचा की हरकतों पर आश्चर्य नहीं, लेकिन प्रिंस का साथ देना उनके लिए सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने वाला है। जिन लोगों को दूसरी पार्टी ने कभी पूछा नहीं, एन मौके पर टिकट देकर उन लोगों को चिराग पासवान ने सांसद बना दिया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान में गहलोत सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में किए बदलाव, जारी की नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी की है। सुबह में अब रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा 10 बजे तक जारी रहेगी। रेस्तरां संचालकों को बैठा कर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से साय 4 बजे तक रेस्तरां की बैठक व्यवस्था का 50% के साथ अनुमति होगा। नई गाइडलाइन 16 जून से प्रभावी होगी। वहीं टेक अवे की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से साय 4 बजे तक के लिए ही जारी रहेगी। शहर में संचालित मिनी बसों के संचालन की अनुमति प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही होगी। इस दौरान किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए मेट्रो रेल सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। गहलोत सरकार की तरफ से दफ्तरों के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के ऐसे समस्त सरकारी और निजी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100% स्टाफ, और जिन कार्यालयों में स्टाफ की संख्या 10 या 10 से अधिक है उनमें 50% स्टाफ के आने की अनुमति होगी। इसके अलावा दोस्तों पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से साय 4 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसमें स्थित दुकानें अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे, जैसे पहले दिन बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर स्थित दुकानें खुलने की अनुमति होगी। जन अनुशासन कमेटी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। जिम एवं योगा सेंटर को कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से साय 4 बजे तक खोल सकेंगे। प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में कंगना रनौत की बड़ी मुश्किलें, पासपोर्ट रिन्यू करने से किया इनकार, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची एक्ट्रेस। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने पासपोर्ट रिन्यूअल की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कोर्ट में आवेदन करते हुए कहा है कि बांद्रा पुलिस द्वारा उनके खिलाफ घृणित ट्वीट और देशद्रोह के लिए दर्ज की गई एफआईआर के चलते पासपोर्ट अथॉरिटी इस पर आपत्ति उठा रही है। इस मामले में उनकी बहन रंगोली चंदेल भी आरोपी हैं। कंगना ने अपने आवेदन में लिखा है कि चूंकि वो एक अभिनेत्री है, इसलिए उन्हें प्रोफेशनल्स मीटिंग के लिए देश भर के अलावा इंटरनेशनल ट्रेवल करना होता है। कंगना ने जानकारी दी है कि उन्हें एक फिल्म की शूटिंग करनी है जिसमें उनका लीड रोल है, जिसके लिए उन्हें 15 जून से अगस्त 2021 तक बुडापेस्ट की यात्रा करनी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव से मिले बीएसपी के बागी विधायक, सपा में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को बसपा के 9 बागी विधायकों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बसपा से निकाले गए विधायकों से मुलाकात की। इसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि सभी बागी विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 70,000 आशा कार्यकर्ता, सैलरी बढ़ाने की मांग। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की लगभग 70,000 आशा कार्यकर्ता मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वे वेतन में वृद्धि की मांग कर रही हैं। आशा वर्कर्स को हर महीने 1650 रुपए मिलते हैं, जबकि कुल 72 तरह के काम करने पड़ते हैं। कोरोना काल में वे लगातार बस्तियों में जाकर घर घर ड्रेसिंग और ट्रैकिंग का काम करती आ रही हैं। आशा वर्कर्स का कहना है कि मुंबई में जिस धारावी मॉडल का बखान किया जाता है उसकी असली हीरो आशा वर्कर्स हैं, लेकिन वही लोग सबसे उपेक्षित हैं। आपको बता दें दोस्तों, आशा वर्कर्स को 1650 रुपए प्रति महीना मिलता है। उनका कोई बीमा नहीं है, बीमार हो जाएं तो इलाज की कोई सुविधा नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तारीफ तो की है, लेकिन सिर्फ तारीफों से पेट नहीं भरता, सराहना से घर नहीं चलता। इसलिए उनकी मांग है कि उन्हें कम से कम 18,000 रुपए प्रति माह दिया जाए, बीमा किया जाए, तभी वे लोग काम पर वापस लौटेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली दंगों के आरोपी आसिफ इकबाल और पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट नताशा देवांगना को जमानत। जी हां दोस्तों, राजधानी में हुए दंगों के मामलों में आरोपी पिंजरा तोड़ कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और जामिया के आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत में इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ मुदगल और जस्टिस एजे भमभानी ने की। हाई कोर्ट की बेंच ने इन आरोपियों को 50,000 के निजी बॉन्ड पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के मामलों में जमानत दी है। कोर्ट ने उत्तर पूर्व दिल्ली दंगा मामलों के तीनों आरोपियों को अपने अपने पासपोर्ट जमा करने, भविष्य में गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें दोस्तों, यह तीनों पिछले साल से ही दिल्ली की जेलों में बंद हैं। देवांगना और नताशा को पहले भी कोर्ट ने कुछ मामलों में बेल जरूर दी थी, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर कई और मामले चला रखे थे, जिसकी वजह से वह जमानत पर रिहा नहीं हो सकी। तीनों को हिंसा मामले में यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एक बार फिर मुश्किल में कांग्रेस, पंजाब राजस्थान के बाद अब केरला में कलह शुरू। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान और पंजाब के बाद अब पार्टी को दक्षिण के मोर्चे पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केरल कांग्रेस के एक वर्ग का कहना है कि हाईकमान की ओर से उन्हें नजरअंदाज करने और साइडलाइन किया जा रहा है। 2 मई को केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने एक्शन लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष ए रामचंद्रन के अलावा विपक्ष के नेता रमेश
चेन्निथला को पद से हटा दिया है। केरल में शुरू हुए इस संकट के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी तारिक अनवर ने राज्य के विधायकों, सांसदों और संगठन के नेताओं से बातचीत की है। आपको बता दें कि केरल में चेन्निथला की जगह पर वीडी सतीशन को नेता विपक्ष बनाया गया है, जबकि के सुधाकरन को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। छोटे लोन के प्रीपेमेंट पर नहीं लगेगी पेनल्टी, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए आरबीआई ने बनाए नए नियम। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ने सोमवार को माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसमें कई तरह के प्रस्ताव दिए गए हैं, जैसे सेक्टर के लिए ब्याज दर की सीमा को हटाने और लोन प्रीपेमेंट पर कोई पेनल्टी न लगाई जाए। रिजर्व बैंक ने इसके लिए एक कंसल्टिव डॉक्यूमेंट्स जारी किया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों, एनबीएफसीज, एमएफआईसीज, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और दूसरे स्टॉक होल्डर से उनके कमेंट्स और सुझाव देने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया है। आपको बता दें दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के रेगुलेशन के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किसी भी अन्य एनबीएफसी की तरफ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी और फेयर प्रैक्टिस कोड से चलेंगे, जहां पर डिस्क्लोजर और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। ब्याज दरों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होगी। हालांकि कर्जदाता ये सुनिश्चित करेंगे कि बेवजह ही बढ़ा चढ़ाकर ब्याज न वसूला जाए। आरबीआई ने कहा है कि हमारा मकसद पूरे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए ब्याज दरों को नीचा लाने के लिए मार्केट मैकेनिज्म को मजबूत बनाया जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रेजुएशन करने के लिए अंग्रेजी को किया अनिवार्य। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश में ग्रेजुएशन करने के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राज्यों के सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य करने का फैसला लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के कार्यालय ने दी है। छात्रों में रोजगार की संभावनाओं के लिए ऐसा किया गया है। आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने कहा है कि डिग्री कॉलेजों को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से केवल अंग्रेजी माध्यम में पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री ओडुमलम सुरेश के अनुसार स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू करने से स्नातकों के कैरियर की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्या 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल? दिल्ली, यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों में क्या है तैयारियां? जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम कस गई है और अधिकांश राज्य अब अनलॉक की ओर बढ़ चुके हैं। राज्य में टीकाकरण का कार्यक्रम जोर शोर से जारी है और ज्यादा से ज्यादा राज्यों में कोरोना कर्फ्यू हट चुका है। ऐसे में स्कूली छात्र और अभिभावक ये जानना चाहते हैं कि स्कूल कब से खुलेंगे। आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इस खतरे की वजह से ही देश में सीबीएसई और आईसीएस बोर्ड के अलावा कई अन्य स्टेट बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। ऐसे में स्कूल खोलने को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना महामारी के चलते इस बार भी रद्द किए गए हज यात्रियों के आवेदन। जी हां दोस्तों, भारत की हज कमेटी ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर हज 2021 यात्रा के लिए आवेदन रद्द कर दिए हैं। इसके 3 दिन पहले सऊदी अरब ने इस साल की हज यात्रा को कोरोना महामारी के मद्देनजर 60,000 तीर्थ यात्रियों तक सीमित कर दिया था। यात्रा को रद्द किए जाने को लेकर भारत के हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मकसूद अहमद खान द्वारा इस आशय का एक परिपत्र जारी किया गया है, जबकि सऊदी सरकार ने इस साल की हज यात्रा को केवल अपने नागरिकों और निवासियों तक सीमित करने के फैसले का जिक्र किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण कोंकण और गोवा तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, विदर्भ के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों, उड़ीसा, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं तमिलनाडु, रायलसीमा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होने की संभावना है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में आज इजाफा दर्ज किया गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में 303 रुपए का उछाल आया है। इस तेजी से सोने का भाव बढ़कर 47,853 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जो कि पिछले सत्र में 47,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं बात करें चांदी की तो दोस्तों चांदी के हाजिर भाव में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। चांदी के भाव में 134 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़त दर्ज हुई है। इस बढ़त से चांदी का भाव बढ़कर 70,261 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया, जो कि पिछले सत्र में 70,137 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। यस बैंक से 466 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, सीबीआई ने उद्योगपति गौतम थापर पर किया केस दर्ज। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने अवंता रियलिटी के उद्योगपति गौतम थापर और ओएस्टार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड सहित कई अन्य के खिलाफ यस बैंक से कथित तौर पर 466 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई अधिकारियों ने कहा है कि एजेंसी के अधिकारी मामले के सिलसिले में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर तलाशी भी ले रहे हैं। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने यस बैंक धोखाधड़ी मामले में थापर, अवंता रियलिटी लिमिटेड, ओएस्टार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, रघुवीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन, झाबुआ पावर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों, झाबुआ पावर लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों और अन्य अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही अवंता होल्डिंग्स लिमिटेड, अवंता पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों और अज्ञात लोक सेवकों एवं निजी व्यक्तियों के खिलाफ यस बैंक धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज किया है। सीबीआई ने यस बैंक की शिकायत पर इस साल 1 जून को मामला दर्ज किया था। शिकायत में 2017 से 2019 की अवधि के दौरान आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जनता के धन के दुरुपयोग एवं हेराफेरी का आरोप लगाया गया, जिससे यस बैंक को 466.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कमाई का जबरदस्त मौका, मार्च 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र खोलेगी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के परागपुर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस खास अवसर पर राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें दोस्तों, 11 जून 2021 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 7,836 हो गई है। जन औषधि केंद्र एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत आम लोगों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके जरिए केंद्र सरकार लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं मुहैया कराती है। केंद्र सरकार की इस स्कीम के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार मार्च 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। जन औषधि केंद्र के बिजनेस में कमाई अच्छी होती है। इसे खोलने पर दवा की बिक्री पर 20% मार्जिन दुकान चलाने वाले को दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसमें नॉर्मल और स्पेशल इंसेंटिव का भी प्रावधान है। नॉर्मल इंसेंटिव के रूप में सरकार दवा की दुकान खोलने में आने वाले खर्चे को वापस लौटा देती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, झांसी की रानी का असली नाम क्या था? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।